हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके आज के इस कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में सबका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में मटेरियल अकाउंट से रिलेटेड एक कंसेप्ट है जिसका नाम है इशू ऑफ मटेरियल एंड प्राइसिंग मेथड्स ऑफ इशू ऑफ मटेरियल। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले ये इश्यू ऑफ मटेरियल की कंसेप्ट क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग में इश्यू ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल प्रोडक्शन पर्पज के लिए स्टोर में आता है, वो मटेरियल जब प्रोडक्शन के लिए स्टोर से सेंड आउट होता है, दैट इज मटेरियल सेंड्स from stores to production purposes, generally it is called as issue of material। यानी कि जो मटेरियल स्टोर से प्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है उसको कॉस्ट अकाउंटिंग में इश्यू ऑफ मटेरियल एक कंसेप्ट यूज की जाती है। तो ये कंसेप्ट क्या है इसके बारे में पहले हम डिस्कशन करेंगे। क्या है ये कंसेप्ट? मटेरियल्स आर केप्ट इन स्टोर्स सो दैट द स्टोर कीपर मे इशू whenever the production departments requires these. A storekeeper cannot send materials unless a properly authorized material requisition is presented to him. ये क्या है? जब तक प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए मटेरियल की जरूरत नहीं होती तब तक ये मटेरियल स्टोर्स में क्या होता है, रखा होता है। जब प्रोडक्शन के लिए whenever the production department requires, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल की रिक्वायरमेंट करता है तब स्टोर कीपर ये मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सेंड करता है। उसको क्या कहा जाता है? इश्यू ऑफ मटेरियल कहा जाता है। स्टोर कीपर कैनॉट सेंड, ये स्टोर कीपर मटेरियल नहीं बेचता। कब तक नहीं बेचता? unless a properly authorized material requisition is presented to him, जब तक उसको authorized material requisition note यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ये मटेरियल रिक्विजिशन नोट जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसके द्वारा इशू की जाती है, वो मटेरियल रिक्विजिशन नोट देखने के बाद ही ये स्टोर कीपर मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या करता है? इशू करता है। इस इश्यू ऑफ मटेरियल में दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ रिक्विजिशन फॉर्म, यानी कि ये रिक्विजिशन फॉर्म तैयार करना। ये रिक्विजिशन फॉर्म कौन तैयार करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये रिक्विजिशन फॉर्म तैयार करता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल स्टोर द्वारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया जाता है उस मटेरियल की जो प्राइस है यानी कि जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट कितनी चार्ज करना, इससे रिलेटेड ये प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स की कंसेप्ट है। तो पहले ये जो रिक्विजिशन फॉर्म है वो रिक्विजिशन फॉर्म कौन तैयार करता है, कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। A material requisition is an important document of an authority to the storekeeper to issue the materials. It is a formal written request from production department to stores. It is signed by the authorized person so that there may be no wrong drawl of materials. It is prepared in triplicate. 2 copies are sent to the stores and 1 copy is sent to costing department. It includes date, requisition number, description, quantity, unit price, total value, etc. So क्या है ये मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म? मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसको इश्यू किया जाता है? ये जो स्टोर कीपर है, ये स्टोर कीपर को
इश्यू किया जाता है। ये कौन इश्यू करता है? ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को इश्यू करता है कि जिसमें क्या होती है, एक फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट होती है। एक फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट होती है कि जिसमें जितना मटेरियल प्रोडक्शन के लिए लगता है उस मटेरियल की इसमें क्या होती है, मांग होती है। इट इज साइन्ड बाय द अथोराइज्ड पर्सन सो दैट देयर मे बी नो रॉन्ग ड्रॉवल ऑफ मटेरियल। ये जो मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म है, जो अथोराइज्ड पर्सन है यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो अथोराइज्ड पर्सन है उसके द्वारा क्या होता है, साइन होता है। इस पर सिग्नेचर की जरूरत क्यों होती है? जो रॉन्ग ड्रॉल है मटेरियल का, यानी कि गलती से या फिर जानबूझकर कोई अगर मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट से लेता है तो ये न हो, इसके लिए ये रिक्विजिशन फॉर्म अथोराइज्ड पर्सन द्वारा साइन किया होना जरूरी होता है। इसकी 3 कॉपी तैयार की जाती है, जिसमें से जो 2 कॉपीज है, 2 कॉपीज आर सेंट टू स्टोर्स, 2 कॉपीज स्टोर को सेंड की जाती है और एक जो कॉपी है वो एक कॉपी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को क्या की जाती है, सेंड की जाती है। सो ये इश्यू ऑफ मटेरियल में पहले होता है रिक्विजिशन फॉर्म, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिक्विजिशन फॉर्म तैयार किया जाता है और ये रिक्विजिशन फॉर्म स्टोर को, यानी कि जो स्टोर कीपर है उसको इश्यू किया जाता है कि जिसमें प्रोडक्शन के लिए कितनी क्वांटिटी में मटेरियल की जरूरत है, उस क्वांटिटी को क्या किया जाता है, डिमांड किया जाता है। देन सेकंड है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स। सो इस मटेरियल अकाउंटिंग में जो मटेरियल स्टोर द्वारा इश्यू किया जाता है उसका जो प्राइसिंग का मसला है, यानी कि ये प्राइसिंग जो है मटेरियल की, जो मटेरियल हम इश्यू करते हैं, ये जो डिसीजन है वो डिसीजन महत्वपूर्ण रहता है। सो ये प्राइसिंग क्या है? मटेरियल्स इश्यूड फ्रॉम stores should be priced at the price at which they are carried in inventory. Material may be purchased from different suppliers at different prices in different situation and on different dates, whereas consumption may happen the entire inventory at a time or at a different lots. So issue of materials should be valued आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स। सो ये जो मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए इश्यू किया जाता है उसकी जो प्राइस है या फिर उसका जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन करना जरूरी होता है। ये जो वैल्यूएशन है, ये वैल्यूएशन कैसे किया जाता है? तो ये वैल्यूएशन प्राइस्ड एट द प्राइस एट विच दे आर कैरिड इन इन्वेंटरी, यानी कि स्टोर में जिस प्राइस से ये मटेरियल आता है उसी प्राइस से ये मटेरियल प्रोडक्शन के लिए क्या किया जाता है, भेजा जाता है, यानी कि इशू किया जाता है। तो अब ये जो मटेरियल है जब परचेस किया जाता है, वो परचेसिंग जो है नंबर ऑफ सप्लायर्स जो है उन नंबर ऑफ सप्लायर से, यानी कि जो डिफरेंट सप्लायर्स है उन डिफरेंट सप्लायर से, यानी कि अनेक सप्लायर से, मल्टीपल सप्लायर से ये मटेरियल परचेस किया होता है। उसकी जो प्राइस है वो प्राइस भी हर वक्त क्या होती है, डिफरेंट होती है। जो सिचुएशन होती है परचेस करने के वक्त वो भी सिचुएशन डिफरेंट होती है और ये मटेरियल भी एक ही डेट पे या फिर एक ही दिन में परचेस नहीं किया जाता। नंबर ऑफ डेट्स, यानी कि नंबर ऑफ जो डेज है, डिफरेंट डेट्स पर यह मटेरियल क्या किया जाता है, परचेस किया जाता है। लेकिन जो कंजम्पशन है, यानी कि इसका जो यूटिलाइजेशन है प्रोडक्शन पर्पज में, वो कंजम्पशन कैसे होता है? कंजम्पशन में हैपन द एंटायर इन्वेंटरी, जो पूरी इन्वेंटरी स्टोर में आती है उस पूरी इन्वेंटरी का कंजम्पशन होता है, या फिर कभी कभी जो डिफरेंट लॉट्स है इन्वेंटरी के
ये डिफरेंट लॉट्स में उसका क्या होता है, कंजम्पशन होता है। यानी कि कंजम्पशन पूरी तरह से हो सकता है या फिर डे टू डे एज पर नीड ऑफ द प्रोडक्शन, डे टू डे इसका क्या हो सकता है, कंजम्पशन होता है। तो अगर डिफरेंट लॉट में, डिफरेंट डेट में, डिफरेंट प्राइस में हम मटेरियल परचेस करते हैं, तो जो मटेरियल हम इशू करते हैं, हर वक्त जो मटेरियल इशू हुआ है इसके लिए कौन सी प्राइस चार्ज करना, इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको क्या कहा जाता है, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल कहा जाता है। जनरली ये प्राइसिंग कैसे होती है, पहले स्टेटमेंट में बताया है, प्राइस्ड एट द प्राइस एट विच दे आर कैरिड इन इन्वेंटरी। यानी कि इन्वेंटरी में ये मटेरियल ऐड होते वक्त जो प्राइस है उसी प्राइस से उसको क्या किया जाता है, वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या की जाती है, डिटरमाइन की जाती है। ये जो प्राइसिंग है, ये प्राइसिंग का डिसीजन बिजनेस में क्या होता है, क्रुशियल डिसीजन होता है। सो ये डिसीजन लेते वक्त कुछ जो फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को या फिर बिजनेस को कंसिडर करने पड़ते हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। दूसरा फैक्टर है मैनेजमेंट पॉलिसी रिलेटिंग टू द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। एंड तीसरा फैक्टर है फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेसेस एंड प्राइस फ्लक्चुएशंस। सो ये जो प्राइसिंग है, जो मटेरियल को हमें इशू करने के वक्त चार्ज करनी है, वो चार्ज करने के लिए कुछ मेथड्स कॉस्ट अकाउंटिंग में अवेलेबल है। वो मेथड्स कौन सी है, ये पहले हम यहाँ देखेंगे। जो पहली मेथड है वो है कॉस्ट प्राइस मेथड, जिसमें 3 मेथड्स फॉलो की जाती है। पहली मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको फिफो भी कहा जाता है। दूसरी मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको लिफो कहा जाता है। और तीसरी कॉस्ट प्राइस मेथड है बेस स्टॉक मेथड। सेकंड ग्रुप है प्राइसिंग का, वो है मार्केट प्राइस मेथड, जिसमें रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड है या फिर रियलाइजेबल प्राइस मेथड है। तीसरी मेथड है, तीसरा ग्रुप है प्राइसिंग का स्पेसिफिक प्राइस मेथड, जिसमें एवरेज प्राइस मेथड है, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड है, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड है, मूविंग सिंपल एवरेज मेथड है, मूविंग वेटेड एवरेज मेथड है। चौथा ग्रुप है प्राइसिंग का, वो है नोशनल प्राइस मेथड्स, जिसमें स्टैंडर्ड प्राइस मेथड है और इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड है। सो ए नंबर ऑफ प्राइसिंग मेथड्स मटेरियल इशू के लिए अवेलेबल है। इसमें से ज़्यादातर जो कॉस्ट प्राइस मेथड है या फिर ये जो स्पेसिफिक प्राइस मेथड है, इसका ही इस्तेमाल मटेरियल इशू के वक्त प्राइसिंग के लिए किया जाता है। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, बेस स्टॉक मेथड है, एवरेज प्राइस मेथड है, या फिर जो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड है, इन मेथड का ज़्यादातर क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो आगे जाकर हर एक मेथड का जो प्रॉपर मीनिंग है वो मीनिंग हम देखेंगे। सो ये जो पहली मेथड है, उस मेथड का नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी कि फिफो मेथड। क्या है ये मेथड? दिस मेथड, द मेथड in which materials are issued from the stores on first come first serve basis is called FIFO method. In FIFO method, materials are issued strictly on chronological order. The units of opening stocks of materials are issued first. The units from the first purchase are issued next, and the closing stock is remain in stock always from the latest purchases. The value of the closing stock of materials is at the price of the latest purchase. So थोड़ा इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या है? इस मेथड में मटेरियल जो इश्यू किया जाता है, मटेरियल्स आर इशूड
और कैसे इशू किया जाता है? फर्स्ट कम, जो मटेरियल पहले आया, यानी कि स्टोर में जो मटेरियल पहले आया वही मटेरियल परचेस के लिए पहले क्या किया जाता है? इशू किया जाता है। यानी कि ये इशू करते वक्त ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है स्ट्रिक्टली क्या की जाती है? फॉलो की जाती है। इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है? काल क्रमानुसार, यानी कि तिथि क्रमानुसार, यानी कि जिस डेट पर मटेरियल आया उसी डेट के हिसाब से इस मटेरियल को क्या किया जाता है? इशू किया जाता है। यानी कि जब इशू का वक्त आता है तब क्या होता है? पहले जो ओपनिंग स्टॉक है मटेरियल का वो क्या किया जाता है? इशू किया जाता है। और बाद में जो मटेरियल हम परचेस करते हैं उसको क्या किया जाता है? नेक्स्ट इशू के लिए यूटिलाइज किया जाता है। सपोज अगर 1 तारीख को मटेरियल इशू करना है तो 1 तारीख को मटेरियल कौन सा इशू किया जाएगा? 1 तारीख से पहले, यानी कि 30 तारीख, 29 तारीख, 28 तारीख, उस डेट पर जो मटेरियल परचेस किया है उस डेट का मटेरियल इशू किया जाएगा। इशू करते वक्त जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, यानी कि अगर 28 तारीख से हमें मटेरियल इशू करना है तो पहले 28 तारीख का जो ओपनिंग स्टॉक है वो इशू किया जाएगा। बाद में 28 तारीख को जो मटेरियल परचेस किया है वो इशू किया जाएगा। बाद में 29 तारीख को जो मटेरियल परचेस किया है वो इशू किया जाएगा। और बाद में 30 तारीख को जो मटेरियल परचेस किया है वो क्या किया जाएगा? इशू किया जाएगा। यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक है मटेरियल इशू करने के बाद इस मेथड से जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज फ्रॉम लेटेस्ट परचेसेस, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो कौन सा होता है? जो लेटेस्ट परचेस है उस लेटेस्ट परचेस की जो इन्वेंटरी है वही इन्वेंटरी क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक में होती है। अब इसके जो एडवांटेजेस है वो एडवांटेजेस देखेंगे। पहला एडवांटेज क्या है? इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट, वेरी सिंपल है। देन सेकंड एडवांटेजेस क्या है? FIFO method is useful where transactions are not voluminous and prices of materials are falling। ये मेथड कब फायदेमंद है? जब ट्रांजैक्शन नॉट वॉल्यूमिनियस, यानी कि ट्रांजैक्शंस अगर बड़े नहीं है, यानी कि कम मात्रा में अगर ट्रांजैक्शंस है, या फिर जो प्राइसेस है और प्राइसेस डे बाय डे कम होती है मटेरियल के, उस वक्त ये FIFO मेथड जनरली क्या की जाती है? फॉलो की जाती है। सेकंड, FIFO मेथड इज सुटेबल फॉर बल्की मटेरियल्स विथ हाई वैल्यू, यानी कि जो मटेरियल बल्की है, बल्की का मतलब क्या है? वेटेड है, या फिर जो मटेरियल आकार से बड़े है उसको बल्कि कहा जाता है, और जिसकी यूनिट प्राइस जो है वो यूनिट प्राइस अगर ज्यादा है तो उस वक्त ये FIFO मेथड क्या की जाती है? फॉलो की जाती है। देन FIFO मेथड हेल्प्स टू अवॉइड डिटोरिएशन एंड एब्सोलेसेंस, यानी कि जो डिटेरियोरेशन है, यानी कि जो माल खराब होने के चांसेस अगर स्टॉक में रहता है तो खराब होने के चांसेस या फिर उसका ह्रास होने के चांसेस ज्यादा है, उस माल के लिए ये FIFO मेथड क्या है? एडवांटेजेस है। या फिर जिस माल के एब्सोलेसेंस के चांसेस ज्यादा है, यानी कि अगर उस एब्सोलेसेंस का मतलब क्या है? माल अगर उसका ह्रास होता है तो उस वक्त ये मेथड क्या की जाती है? फॉलो की जाती है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स विल रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट प्राइस। एक फायदा इसका क्या है? जो क्लोजिंग स्टॉक में इन्वेंटरी होती है उस क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन कैसे होता है? जो करंट मार्केट प्राइस है उससे ही उस क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है? वैल्यूएशन होता है। देन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है या फिर लिमिटेशंस है। FIFO मेथड इज इम्प्रॉपर if many lots are purchased during the period at different prices। अगर number of lots, number of dates पर अगर हम परचेस करते हैं तो उस वक्त ये FIFO मेथड क्या है? थोड़ी इम्प्रॉपर है। The objective of matching current cost
with current revenues cannot be achieved under FIFO method. इस मेथड में जो करंट कॉस्ट को हम करंट रेवेन्यू से अगर मैच करने जाते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जो मैचिंग है, ये मैचिंग हम पॉसिबल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये जो करंट कॉस्ट है, ये करंट कॉस्ट प्योरली रिफ्लेक्ट नहीं होती, यानी कि जो पहले मटेरियल हमने परचेस किया है उसको यूज किया है। अगर पहले मटेरियल जो परचेस किया है कम कॉस्ट वाला है, अब हम जब रेवेन्यू देखते हैं उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो रेवेन्यू उस करंट कॉस्ट से रहता है। तो ये जो मैचिंग है, ये मैचिंग यहाँ नहीं हो सकता। जो तीसरा डिसएडवांटेजेस है वो है, इफ द प्राइसेस ऑफ मटेरियल्स आर राइजिंग रैपिडली द करंट प्रोडक्शन कॉस्ट में बी अंडरस्टेटेड। अगर मटेरियल की जो प्राइस है अगर जल्दी से बढ़ती है, यानी कि बढ़ने का जो स्पीड है वो अगर ज़्यादा है, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, करंट प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, अंडरस्टेट होती है। अंडरस्टेट का मतलब क्या है, वो कम दिखाई देती है। देन फोर्थ डिसएडवांटेजेस है, FIFO मेथड ओवर स्टेट्स प्रॉफिट स्पेशली इन इन्फ्लेशन। ये इस मेथड से अगर हम माल इशू करते हैं तो जो प्रॉफिट है इन्फ्लेशन के टाइम क्या होता है, बड़ा चढ़ा दिखता है, यानी कि प्रॉफिट बड़ा हुआ दिखता है लेकिन एक्चुअल में वो प्रॉफिट नहीं होता। यानी कि जो बड़ा हुआ प्रॉफिट है वो जो प्रॉफिट है, जो बड़ा हुआ प्रॉफिट है एक्चुअली में वो प्रॉफिट बड़ा नहीं होता। नेक्स्ट है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी कि लिफो मेथड। क्या है ये मेथड? लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड follows the principle that last items of material purchased are issued first. The valuation of materials issued is made according to the latest purchase price of materials. The closing stocks of materials are valued always on the earliest prices of materials. In case of rising price, LIFO method is suitable because material is issued at current market price. So क्या है ये LIFO मेथड? FIFO मेथड की ये क्या है, रिवर्स मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, जो लास्ट एटम मटेरियल का परचेस किया है वो एटम पहले क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। जैसे कि अगर 1 तारीख को हमें मटेरियल इशू करना है तो वो मटेरियल इशू करते वक्त हमारे पास अगर 28 तारीख से मटेरियल अवेलेबल है, 28 तारीख का ओपनिंग स्टॉक है, 28 तारीख का परचेस है, 29 तारीख का परचेस है, 30 तारीख का परचेस है, अगर 1 तारीख को हमें मटेरियल इशू करना है तो इस मेथड में क्या किया जाएगा, पहले जो 30 तारीख का मटेरियल है लास्ट इन, जो लास्ट में आया, पहले जो 30 तारीख को मटेरियल आया है वो इशू किया जाएगा। बाद में 29 तारीख को जो मटेरियल आया है वो इशू किया जाएगा, और बाद में जो 28 तारीख का परचेस किया है वो इशू किया जाएगा, और जो ओपनिंग स्टॉक है उसका क्या किया जाएगा, यूटिलाइजेशन किया जाएगा। द वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल्स इशूड इज मेड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट प्राइसेस ऑफ मटेरियल्स। यानी कि मटेरियल को जब हम इशू करते हैं, इशू करते वक्त जो लेटेस्ट प्राइस है मटेरियल की, उस लेटेस्ट प्राइस को हम मटेरियल इशू करते वक्त क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी कि लेटेस्ट प्राइस से मटेरियल का क्या किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है। इस मेथड में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक कैसे उसका वैल्यूएशन होता है, वैल्यूड ऑलवेज ऑन द अर्लीस्ट प्राइसेस ऑफ मटेरियल। जो अर्लीस्ट प्राइस है उसी प्राइस से इस मेथड में क्लोजिंग स्टॉक का क्या हुआ जाता है, वैल्यूएशन किया, क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है, वैल्यूएशन होता है। और जनरली ये जो लिफो मेथड है कहाँ सुटेबल है, जहां ये मेथड कहाँ सुटेबल है, लिफो मेथड इज सुटेबल बिकॉज मटेरियल इज इशूड एट करंट प्राइस। जनरली जो जहां राइजिंग प्राइसेस है, यानी कि जिस मटेरियल की प्राइस ज्यादातर क्रोनोलॉजिकली बढ़ती है, उस
उस सिचुएशन में ये मेथड क्या की जाती है, जनरली फॉलो की जाती है। इसके कुछ एडवांटेजेस देखेंगे। पहला एडवांटेजेस क्या है, लिफो मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अगर हमें करंट रेवेन्यू और करंट कॉस्ट को मैच करना है तो ये मेथड क्या है, फॉलो की जाती है, यानी कि ये इसका एडवांटेज है। सेकंड है, लिफो मेथड इज सिंपल टू ऑपरेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। समझने के लिए या फिर ऑपरेट करने के लिए ये क्या है, आसान है। देन लिफो मेथड फैसिलिटेट्स कंप्लीट रिकवरी ऑफ मटेरियल कॉस्ट। इस मेथड से जो मटेरियल कॉस्ट की रिकवरी है, यानी कि कंप्लीट रिकवरी अगर मटेरियल कॉस्ट की हमें करनी है तो ये मेथड क्या है, यूटिलाइज, ये मेथड क्या है, फायदेमंद है। लिफो मेथड इज मोस्ट सुटेबल व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग, यानी कि जिस मटेरियल की या फिर अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है उस वक्त मटेरियल इशू करने के लिए यही मेथड क्या रहती है, एडवांटेजेस रहती है। इसके कुछ लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस क्या है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट प्राइसेस एंड देयरफॉर आर यूजलेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट कंडीशन। यानी कि इन्वेंटरी का जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन कैसे होता है, करंट प्राइस से नहीं होता, इसलिए ये क्या है, यूजलेस है। सेकंड, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ प्राइसेस कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ सिमिलर जॉब इज नॉट पॉसिबल। प्राइस अगर ज़्यादा वेरिएशन प्राइसेस में होता है तो जो नंबर ऑफ जॉब है या फिर एक तरह के जो जॉब है उस जॉब का जो कॉस्ट कंपैरिजन है वो कॉस्ट कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता। कैलकुलेशंस बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड कम्बरसम व्हेन रेट्स ऑफ रिसीट्स आर हाईली फ्लक्चुएटिंग। एंड लास्ट डिसएडवांटेजेस है, लिफो इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल क्लेरिकल वर्क। आगे की मेथड है बेस स्टॉक मेथड। क्या है ये बेस स्टॉक मेथड? अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक अंडर दिस मेथड इज ऑलवेज हेल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस एज रिजर्व इन द स्टॉक टू मीट अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। This minimum stock is known as base stock and is valued at a price at which the first lot of materials is received and remains unaffected by the subsequent price fluctuations. The quantity in excess of the base stock may be valued either on the LIFO basis or FIFO basis. This method is not an independent method as it uses FIFO or LIFO. Its advantages and disadvantages therefore will be depend upon the use of the other method. तो क्या है ये बेस स्टॉक मेथड? एक जो मिनिमम क्वांटिटी है स्टॉक की, ये मिनिमम क्वांटिटी ऑलवेज हेल्ड, यानी कि स्टोर में एक मिनिमम क्वांटिटी कायम क्या की जाती है, रखी जाती है एट अ फिक्स प्राइस। एक जो फिक्स प्राइस है उस फिक्स प्राइस से एक क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी स्टोर्स में क्या की जाती है, एज रिजर्व रखी जाती है। उसी को क्या कहा जाता है, बेस स्टॉक कहा जाता है। द मिनिमम स्टॉक जो है उसको क्या कहा जाता है, बेस स्टॉक कहा जाता है। एंड इस बेस स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो कैसे किया जाता है, एट अ प्राइस एट विच द फर्स्ट लॉट ऑफ मटेरियल्स इज रिसीव्ड। यानी कि ये जो बेस स्टॉक हम रखते हैं वो कौन से प्राइस से रखते हैं, जो मटेरियल हमने पहले परचेस किया है वो मटेरियल हम एज अ बेस स्टॉक यानी कि रिजर्व स्टॉक से रखते हैं। और जो एडिशनल मटेरियल्स है वो एडिशनल मटेरियल यानी कि द क्वांटिटी इन एक्सेस ऑफ द बेस स्टॉक मे बी वैल्यूड आइदर ऑन लिफो और फिफो बेसिस। यानी कि बेस स्टॉक के ऊपर की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हम क्या करते हैं, इश्यू के लिए यूज करते हैं। ये वैल्यूएशन की मेथड नहीं, खाली इसमें क्या किया जाता है, एक जो स्टॉक की क्वांटिटी है ये स्टॉक की क्वांटिटी हर वक्त स्टोर में क्या की जाती है, रिजर्व रखी जाती है। और उसके ऊपर की जो क्वांटिटी है वो ऊपर की क्वांटिटी इश्यू के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है। जिसके लिए फिफो मेथड का या फिर लिफो मेथड का क्या हो सकता है, यूज
हो सकता है, या फिर उन दो मेथड को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। देन है स्पेसिफिक प्राइस मेथड। क्या है ये स्पेसिफिक प्राइस मेथड? दिस मेथड इज यूजफुल स्पेशली व्हेन the materials are purchased for a specific job or work order, and as such, these materials are issued subsequently to that specific job or work order at the price at which they were purchased. The cost of materials issued for production purposes to specific job represent actual and correct cost. This method is specific for non-standardized products. This method is difficult to operate, especially when purchases and issues are numerous. So ये specific price क्या है? नाम से ही इसका पता चलता है, जो मटेरियल स्पेसिफिक जॉब के लिए या फिर स्पेसिफिक वर्ड ऑर्डर के लिए परचेस किया है, उसी प्राइस से ये मटेरियल उस जॉब को या फिर उस वर्क ऑर्डर को क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक प्राइस मेथड कहा जाता है। और जनरली ये जो मेथड है, जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, उस नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स के लिए जो मटेरियल परचेस किया जाता है, उसके इशू के लिए ये मेथड क्या की जाती है, यूज की जाती है। नेक्स्ट मेथड है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। क्या है ये सिंपल एवरेज प्राइस मेथड? अंडर दिस मेथड materials issued are valued at average price, which is computed by dividing the total of all unit rates by the number of units. ये एवरेज प्राइस से इस मेथड में क्या किया जाता है, इशू का वैल्यूएशन किया जाता है। ये जो सिंपल एवरेज है, ये सिंपल एवरेज कैसे निकाला जाता है? जनरली जो टोटल है, टोटल ऑफ ऑल यूनिट्स रेट, यानी कि जो यूनिट के रेट्स है, उस यूनिट के रेट्स की टोटल यहाँ की जाती है और उस टोटल को डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ यूनिट से। कैसे होता है? अगर हमारे पास 3 परचेसेस है, यानी कि 2 रुपए का एक परचेस किया है, 3 रुपए का एक परचेस किया है और 4 रुपए का एक लॉट परचेस किया है। सो ये जो यूनिट प्राइस है, 2 रुपया, 3 रुपए और ये 4 रुपए, उसकी टोटल की जाएगी, यानी कि 2 + 3 यानी कि 5 और +4 यानी कि 9, यानी कि ये 3 यूनिट हो गए। इन 3 यूनिट से उनको डिवाइड किया जाएगा, तो जो एवरेज प्राइस मिलेगी उसको क्या कहा जाएगा? सिंपल एवरेज कहा जाएगा। इसमें एवरेज प्राइस कितनी आएगी? 2, 3 और +4, 9 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्राइस कितनी होगी? 3 रुपए। इसकी क्या होगी? एवरेज प्राइस होगी। उस एवरेज प्राइस से मटेरियल का क्या किया जाएगा? वैल्यूएशन किया जाएगा। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है। ये क्या फॉर्मूला है? टोटल ऑफ यूनिट प्राइसेस ऑफ ईच परचेसेस, मैंने वो बताया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। दिस मेथड इज यूजफुल when the materials are received in uniform lots of similar quantity and prices do not fluctuate considerably. ये मटेरियल की प्राइसिंग की मेथड कब फॉलो की जाती है? अगर मटेरियल यूनिफॉर्म लॉट में रिसीव होता है, एक ही नंबर ऑफ क्वांटिटी रहती है और उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती, उस वक्त ये सिंपल एवरेज प्राइस मेथड क्या की जाती है? फॉलो की जाती है। नेक्स्ट है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। क्या है ये वेटेड एवरेज प्राइस मेथड? दिस मेथड रिमूव्स द लिमिटेशंस ऑफ सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। दिस मेथड also takes into account the quantities which are used as weights in order to find out the issue price. This method use total cost of material available for issue divided by the quantity available for issue. ये जो सिंपल एवरेज प्राइस मेथड की जो लिमिटेशन है, सिंपल एवरेज प्राइस में खाली जो यूनिट प्राइस है उसको ही कंसिडर किया जाता है। इस वेटेड एवरेज प्राइस में यूनिट प्राइस एज वेल एज उसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को सामने रखकर यहाँ क्या किए जाते हैं? वेट डिसाइड किए जाते हैं
और बाद में जो वेटेड एवरेज प्राइस है वो क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। तो ये कैसे कैलकुलेशन होता है, तो ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है इन स्टॉक, यानी कि अपने स्टोर में जितना भी मटेरियल है जो हमें इशू करना है, उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट पहले क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। और जो टोटल क्वांटिटी है, यानी कि पहले उसकी टोटल कॉस्ट कंसिडर कैलकुलेट की जाएगी, और जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी से उसको क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। जो हमें अमाउंट मिलती है उसको क्या कहा जाता है, वेटेड एवरेज प्राइस कहा जाता है। और जनरली ये वेटेड एवरेज प्राइस क्या की जाती है, इश्यू के लिए यूज की जाती